हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है असाइनमेंट नंबर 9 जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ी थी। और कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग को कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स देखने हैं, जस्ट लाइक कॉस्ट सेंटर हमने इनेबल तो कर लिया, लेकिन कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जहाँ पे खर्चे दिखेंगे और वहाँ पे अगेन कॉस्ट सेंटर पूछने लगेगा, लेकिन हमें कॉस्ट सेंटर हम वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते। तो ऐसे केस में हम कैसे डिसेबल करेंगे कॉस्ट सेंटर को। दूसरा नंबर, टैली प्राइम में ही हम लोग आगे भी देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट दिया, तो बैंक रिकन्सिलिएशन भी आज हमें स्टडी करना है। तो कल हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन देख लिया था। कल हम लोगों ने यानी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड थर्ड में ये पेटी कैश का एलोकेशन हम लोगों ने कर लिया था कॉस्ट सेंटर में। देन हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया था। फिफ्थ और सेवेंथ बचा हुआ है। सिक्स नंबर जो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर था ये भी कंप्लीट कर लिया था। और एट्थ नंबर क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर का यूज़ किए थे, कॉस्ट सेंटर ग्रुपिंग किए थे, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो देखिए इस पांचवें क्वेश्चन में है क्या। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ऑन 1 मई 2020 को कंपनी रिसीव अ चेक, है ना, और 32,000 बाई सेलिंग एन ओल्ड फर्नीचर WD यानी रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 35,000। 35,500 का फर्नीचर हम बेच रहे हैं कितने में, 32,000 में, है ना। और हमें चेक मिल रहा है 656501। तो इसकी एंट्री देखिए टैली में कहाँ करेंगे, और ध्यान रखिएगा डेट का बड़ा ख्याल रखिएगा, 1 मई। तो यहाँ पे मैं F2 दबाता हूँ, 1 मई डेट में एंट्री करनी है हमें। और एंट्री किस में होगी, F6 में। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट हो रहे हैं पैसा। यहाँ कॉस्ट सेंटर में हमें कुछ नहीं यूज़ करना, नॉट अप्लीकेबल। क्रेडिट में होगा, देखो फर्नीचर ऑलरेडी है। अगर आप देखोगे फर्नीचर हमारे पास कितने का, 3,26,000 का, लेकिन इसमें से हम 35,500 का फर्नीचर निकाल रहे हैं। तो 35,500 का फर्नीचर हम सेल आउट कर रहे हैं। डेबिट में हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, HDFC बैंक में, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32,000। इंस्ट्रूमेंट नंबर हम लोग नोट कर लेंगे, 656501, 656501। ओके, और किस बैंक का ये चेक है, ध्यान रखिएगा ये जो चेक हमें मिला है SBI का चेक मिला है। ब्रांच से कोई लेना देना, रिसीव फ्रॉम, मान लीजिए रवि से मिला है, नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं रवि से मिला है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पे डेबिट में फिर दिखाना है क्या, लॉस, लॉस ऑन सेल, है ना। तो जाहिर सी बात है, ध्यान देखिए अगर, तो यहाँ पे क्या है, 35,500 का फर्नीचर जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है 32,000, और फाइनली नुकसान हुआ हमें 3,500 का। तो डेबिट में हम लोग लॉस भी दिखा देंगे यहाँ पे। तो लेज़र नहीं बनाया लॉस का, पहले चेक कर लीजिए लॉस का लेज़र बना है क्या, नहीं बना है। तो Alt C से हम बनाएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, इंटर। यहाँ देखिए मेरे से नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों में जरूर पूछेगा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे इंटर करने पे कॉस्ट सेंटर डिफॉल्ट पूछता है, क्योंकि जब भी हम लेजर बनाएंगे ना, डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर यस हो जाता है। कैसे, ये देखिए, ये जब लेजर को हमने यहाँ पे ओपन किया कंट्रोल इंटर से, और लेजर ओपन करने के बाद यहाँ देखिए होता है क्या, मोर डिटेल्स। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली आप लोग जब पहली बार करेंगे तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्या रहेगा, यस, बाय डिफॉल्ट हो जाता है यस। कंट्रोल A करके जब आप ये करेंगे, यानी आपने लेजर बनाया ना, और डिफॉल्ट वो यस ही रहता है। अब यहाँ पे जब एंटर मारोगे तो कॉस्ट सेंटर पूछने लगेगा, लेकिन क्योंकि ये खर्चे का लेजर है और खर्चे को एलोकेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को मुझे एलोकेट करना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस लेजर पे जाऊँगा, वापस इसे ओपन करूँगा, और यहाँ पे Alt I दबाऊँगा, Alt I नहीं सॉरी, कंट्रोल आई दबाऊंगा, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो डिफॉल्ट यस हो गया, एंटर करूंगा, और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, नो। अब कंट्रोल A, जो डिसेबल कर दिया हमने 3500, आप देखिए कॉस्ट सेंटर डिटेल नहीं पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। तो पुराना फर्नीचर हमने निकाल दिया, कहीं कोई दिक्कत किसी को। अब अगला जो देखिए सातवां क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ था, फर्नीचर परचेज किया। आप फर्नीचर जो बेचे हैं उसकी जगह एक नई फर्नीचर खरीद रहे हैं, 2300 का ही फर्नीचर खरीद रहे हैं। वो किससे, मिसेस कविता फर्नीचर से, वही बाई चेक, और उसको हमने तुरंत चेक से पेमेंट कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेट परचेज की एंट्री हम चाहे तो F9 में कर सकते हैं।
एसेट सेल की एंट्री तो नहीं सेल में कर सकते, लेकिन आप परचेज की एंट्री में ऑप्शन दे रखा है कि हम परचेज वाउचर में जाके एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिए चेंज मोड का यूज़ करिएगा। चेंज मोड का शॉर्टकट की जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल के साथ एच। तो कंट्रोल एच आप दबाइए। कौन सा मोड, आइटम बेचना है कि एसेट बेचना है? अगर आइटम बेचना है तो आइटम इनवाइस अकाउंट, अगर सर्विस या एसेट बेचना है तो अकाउंट इनवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एसेट सेल की एंट्री, सॉरी एसेट परचेज की एंट्री हम लोग कर देंगे। पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, पार्टी नेम में तो कोई दिखाना नहीं है, पार्टी तो कविता फर्नीचर है, लेकिन चूंकि चेक दे दिया है तो एसबीआई सीधे हम लोग का बैंक का नाम क्या है, और 2 मई को ध्यान रहे परचेज हुआ है तो F2 करके डेट 2 मई तो हमने कर ही लिया। पार्टी नेम में कौन सा है, HDFC बैंक। अब यहाँ भले पार्टी का नाम लिख दो, तो पार्टी का नाम क्या है, मेसर्स कविता फर्नीचर। ठीक है, ये हो गया। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है। यहाँ पे देखिए क्या खरीद रहे हैं हम लोग, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कितने का, 2300 का, 2300 का। चेक दे रहे हैं, अकाउंट पे ही चेक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, 221101। 2 मई किसके फेवर में, कविता फर्नीचर के नाम पे हम चेक काटेंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज, तो ये हम लोगों ने परचेज की एंट्री कर ली 2 मई को, तो फर्नीचर परचेज हो गया। अब जो देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 8 नंबर। ये हम लोग ने 55,000 जो एडवर्टीजमेंट वाली एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है, यानी ऑलरेडी एंट्री हो रखी है। अब ऑन 9th क्वेश्चन देखते हैं, 31 मई को 31 मई को 15,000 विदड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम HDFC से, वो भी इस चेक को काट के। तो चलिए विदड्रॉ की एंट्री करते हैं हम लोग, F4 कॉन्ट्रा में होगी, तो क्रिएट हो रही है बैंक, बैंक से पैसा निकलेगा, 15,000 बैंक से निकाल रहे हैं। तो क्रॉस यूजिंग, क्रॉस नहीं है, नो क्रॉसिंग, स्पेस कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, ओके। कब निकाल रहे हैं, अच्छा डेट यहाँ गड़बड़ हो गई है, डेट यहाँ क्या होनी चाहिए, 31 मई को, 31 मई, 31 मई। और फेवरिक नेम किस नाम से चेक काटेंगे, सेल्फ। हम लोग खुद विड्रॉ कर रहे हैं तो सेल्फ चेक काटेंगे। कैश आ रही है कितना, 15,000 रुपीज कैश आ गई, बीइंग कैश विड्रॉ। ओके, सो ये 31 मई को हमने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से। अब कह रहा है कि ऑन 2 जून 2020 को कंपनी गॉट द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 मई 2018 से लेकर के 31 मई 2018 तक। 18 की जगह इसको 2020 कर लीजिए, गलत डेट दे रखा है, 2020। तो 1 मई 2020 से लेकर के 31 मई 2020 तक का हमारा स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे भी रेट सही कर लेते हैं हम लोग। ओके, इन सब में वही होगा। ओके, सो ये हो गया हम लोग का सही। अब ये हम लोग का पूरा 1 मई से 31 मई का पूरा ट्रांजेक्शन, पूरा बैंक स्टेटमेंट हमने निकलवा लिया। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए बैलेंस कितना आ रहा है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 52,885। कब से कब तक का स्टेटमेंट है, 1 मई 2020 से लेकर के 31 मई, 1 महीने का पूरा स्टेटमेंट है। अब अगर हम लोग अपना टैली में देखें, टैली में सीधे आप जाइए, आ जाइए बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में F11 दबाइए, सॉरी Alt F1, और यहाँ देखिए बैंक किस अकाउंट। तो यहाँ देखिए HDFC बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 50,700, जबकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना आ रहा है, 52,885। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसी को अब क्या करना, मिलाना है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन। सर बैंक रिकन्सिलिएशन होता है, पहले इसको, पहले टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन आई थिंक नोट्स मैंने बना रखा है। तो जो देखिए यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है,
तो यह लिखा है टू टैली मैच या रिकनसाइल बैंक बैलेंस ऑफ आवर बुक। हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक के ऊपर पूरा नहीं डिपेंड होते हैं। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं निकालते हैं तो हम भी तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम भी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बैंक भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब क्या होता है कि पता चलता है बैंक के हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा है, मेरे हिसाब से बैलेंस कुछ और आ रहा है। बैंक कहता है आपके खाते में 48,000 है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं बैंक में तो 52,000 होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से 48,000 होना चाहिए और बैंक में है 52,000। आखिर में हम ये दोनों के हमारे और उनके बैलेंस में डिफरेंस क्यों है? तो उसी डिफरेंस को मैच करना ही क्या कहलाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन। तो वही लिखा है टू टैली करना, मैच करना या कह लो रिकनसाइल करना बैंक बैलेंस ऑफ आवर बुक। हम अपने बैंक बैलेंस को विद द बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट या फिर कह लो पासबुक के बैंक बैलेंस से क्या कराते हैं? मैच कराते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन। अगर आपको ये मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको ये याद होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करिए मेरे पास 500 रुपये पड़े हुए हैं या फिर मिस्टर एक्स के पास 500 रुपये पड़े हुए हैं। वो कहीं गया मार्केट में उसने 400 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। लेकिन वो घर पे आता है, देखता है उसके जेब में कितना है? 40 रुपये। अगर 500 रुपये उसके पास जेब में थे और उसने मार्केट में 400 रुपये खर्च किए हैं तो उसके बाद उसके जेब में बचना कितना चाहिए था? लेकिन वो जेब में देखता है तो कितना है? 40 रुपये। इसका मतलब अब देखिए वो 60 रुपये पता नहीं कहाँ गया, उसे पता नहीं चल रहा है। और ये जो 60 रुपये का जो यही होता है डिफरेंस। यानी उसके हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 100 रुपये, लेकिन उसके जेब में मिल रहा है 40 रुपये। तो कितने का डिफरेंस मिला? 60 रुपये। अब उसे रीजन ढूंढना है 60 रुपये का डिफरेंस क्यों है। आपने अमाउंट तो निकाल लिया, सर फर्क आ रहा है 60 रुपये का। आपने क्या फाइंड आउट किया? फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, निकाल लिया ना। अब आपको एक और काम करना है, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस। अगर आपको रीजन पता चल गया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है तब तो हो गया रिकन्सिलिएशन। लेकिन अगर आप रीजन नहीं ढूंढ पाए वो 60 रुपये कहाँ गया या आपको नहीं पता चला उसका रीजन, तो रिकन्साइल हुआ ही नहीं। बात समझे? तो रिकन्साइल करना है कैसे? सिंपल सी चीज है, हमें उसका रीजन और डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। और अगर आपको रीजन पता चल गया, अच्छा ठीक है वो 60 रुपये यहाँ गया है, तो इसका मतलब हो गया रिकन्सिलिएशन। आपको पता चला कि 60 रुपये क्या हुआ था, मैंने अपने भाई को दिया था, भाई ने लिया था है ना मार्केटिंग कुछ करने के लिए, 100 रुपये उसको दिया था, 40 रुपये का सामान लिया, लेकिन बाकी का 60 रुपये अपनी जेब में ही रखा था। बात समझे कि नहीं समझे? 60 रुपये उसने अपने जेब में रख लिया, मेरे को दिया ही नहीं। मैं खर्चे जोड़ रहा हूँ तो 40 रुपये जोड़ रहा हूँ, 60 रुपये उसके जेब में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो 60,000 का डिफरेंस क्लियर है। और वो सुबह सुबह आके मुझे दे रहा है, सर पापा भैया वो 60 रुपये आप ले लो अपने जेब में। तब मुझे पता चला अच्छा ये 60 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता चल जाता कि डिफरेंस क्यों है तब तक रिकनसाइल नहीं हुआ। हाउ टू डू रिकनसाइल इन टैली। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। जब तक आपको रिकनसाइल करें, नॉर्मली हर महीने एंड में हम लोग रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं। हम किसी भी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट रहेंगे तो हर महीने के एंड में हम जाएंगे बैंक से स्टेटमेंट निकलवाएंगे और उसको अपने बैंक के अपने कंपनी के बुक से क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। मैच विद आवर बुक लिखा है ना, प्रिंट बैंक स्टेटमेंट एंड मैच विद आवर बुक। हाउ टू डू रिकनसाइल, यही दोनों काम करना है। व्हेन वी डू रिकन्सिलिएशन लिखा है डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। कब हमें रिकन्सिलिएशन करना चाहिए कंपनी में? तो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इफ मोर देन यू कैन डू इट ऑन शॉर्ट इंटरवल, लाइक 15 डेज पे भी कर सकते हो, 7 डेज पे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बैंक से, है ना। बट इफ लेस, अगर कम है, देन यू कैन डू इट ऑन लॉन्ग इंटरवल, से मंथली कर सकते हो। मंथ के एंड का स्टेटमेंट, जैसे हम लोग के केस में तो कम ही ट्रांजेक्शन है तो मंथ के एंड में हम लोग रिकनसाइल कर ले रहे हैं। इन टैली फॉर रिकन्सिलिएशन कैसे जाएंगे? गेट ऑफ टैली बैलेंस शीट पे सीधे जाइए, बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए और एचडीएफसी का लेजर ओपन कर लीजिए, ओपन एचडीएफसी बैंक लेजर। वहाँ Alt F2 दबा के कब से कब तक का रिकनसाइल करना है? 1 मई से 31 मई। और वहाँ पे F5 की प्रेस करते पहले हम लोग रिकन्सिलिएशन, ये ERP9 का शॉर्टकट है। अब नया जो शॉर्टकट है वो है अल्ट के साथ R। अब रिकन्सिलिएशन के लिए शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? Alt R।
अल्ट आर फॉर रिकंसिलिएशन एंड पुट द बैंक डेट एंड एक्सेप्ट इट। नहीं समझ में आया, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है बैंक में, 52,885। हमारे हिसाब से टैली में जरा देखते हैं हम लोग, हमारे हिसाब से 50,700। तो चलिए बैंक इसका लेज़र ओपन करते हैं। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, बैलेंस शीट ओपन करिएगा, एल्ट F1 बैंक अकाउंट पे जाइए, बैंक का लेज़र ओपन कर लीजिए। लेज़र किस चीज़ का ओपन है, HDFC बैंक का। फिर कब से कब तक का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 1 मई से 31 मई, अगर नहीं आता तो एल्ट F2 करते और 1 मई से 31 मई यहाँ टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब अगर नीचे आप आके देखोगे तो यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 91,000, तो बिल्कुल सही ओपनिंग बैलेंस 91,000 था अभी, याद है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, तुम लोग ने ओपनिंग बैलेंस कितना उतारा था बैंक का, 91,000, ठीक है। फिर देखो कुछ पैसा आया है, डेबिट हुआ है, कुछ पैसा क्रेडिट हुआ है, गया है। फाइनली देखो कितना आया है, 32,000 आया है, 72,000, 72,300 गया है, 32,000 आया है। टोटल फिर ये सब ऐड लेस करने के बाद कितना रहा, 50,700। ये मेरे बुक के अनुसार है, ठीक। अब इसको रिकंसाइल करना है बैंक के बुक से, तो इसके लिए हमें रिकंसाइल का ये बटन दबाना होगा। देख रहे हो आप लोग, रिकंसिलिएशन के लिए अल्ट के साथ आर प्रेस करिए। अल्ट के साथ जैसे ही आर प्रेस कर रहे हैं तो अब देखिए दिखा रहा है नीचे, अब देखिए नाम कुछ चेंज हो गया, बैलेंस एज पर कंपनी बुक। कंपनी के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है, 50,700, जबकि बैलेंस एज पर बैंक कितना है, 91,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैलेंस एज पर बैंक, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस ही दिखा रहा है, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो बैंक डेट डालना पड़ेगा, बैंक डेट डालते हुए रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अभी जो एंट्री है वो सिर्फ हमने किया है, बैंक का डेट अगर हम डाल देंगे कि बैंक में किस दिन रिकॉर्ड हुआ, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस में, बैलेंस एज पर बैंक में। ये जो एंट्रीज है ये डेट कौन सी है, ये एंट्री की डेट वो डेट है जिस दिन हमने एंट्री मारा है। ये कौन सा डेट है, ये जो चेक पे जो डेट लिखा है वो डेट है। और बैंक डेट मतलब बैंक में हमने चेक काटा, कई बार होता है क्या, मैंने चेक काटा आज, मैंने चेक काट के पार्टी को दे दिया आज के दिन, तो मैं तो तुरंत आज एंट्री कर लूंगा कि मेरे खाते से पैसा गया। लेकिन अब सामने वाला क्या करता है, बैंक में जाता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो बैंक से कब निकलेगा, 15-20 दिन बाद। हमने तो आज ही माइनस कर लिया अपने खाते से, लेकिन बैंक में माइनस कब हो रहा है, बाद में। तो इसलिए डिफरेंस बना रहता है कि नहीं है। या फिर बैंक ने कोई चार्जेस हमारे खाते से काट लिया बट हमें इन्फॉर्म नहीं किया। अब यहाँ पे ये सोचते होंगे कि सर बैंक जब चार्जेस काटती है तो मैसेज तो आता है सर मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल पे मैसेज किसके आएगा, तुम्हारे कि तुम्हारे बॉस के, जो मालिक होगा उसके नाम मोबाइल पे आएगा, तुमको थोड़ी ना मिलेगा। तुम्हारे लिए तो यही चाह रहा है कि तो जाके क्या करो, बैंक से स्टेटमेंट निकालो, तो वहां दिखा रहेगा बैंक चार्जेस कटा है और उसको देख के एंट्री मार लो, ठीक। तो खैर ये रिकंसिलिएशन है। अब जो देखिए यहाँ पे 32,000 रुपये डेबिट हुआ है, मेरे खाते में 32,000 रुपये आया है, और लेकिन बैंक के में जब जाके देखोगे तो वहां पे क्रेडिट दिखा रहा है। बैंक में अगर क्रेडिट हुआ है इसका मतलब मेरे खाते में पैसा आया है। तुम ऐसे समझ लो ना, 91,000 है, 32,000 रुपये अगर क्रेडिट हुआ है तो 91 में 32 जुड़ा तो कितना हो गया, 123। यानी बैंक अगर क्रेडिट कर रही है इसका मतलब पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक अगर डेबिट कर रही है पैसा घट रहा है। लेकिन वही हमारे अकाउंट में जस्ट उल्टा होता है, हम अगर डेबिट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, गोल्डन रूल के अनुसार। अब सॉल्व तो सर उल्टा क्यों होता है, क्योंकि हम दोनों अपोजिट साइड में खड़े हैं ना, बैंक और हम, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है एंट्री, हम अपने हिसाब से एंट्री कर रहे हैं। बैंक क्यों ऐसा करता है कि जब हम पैसा जमा करते हैं वो क्यों हमको क्रेडिटर बना देता है, बिल्कुल सही, वो क्रेडिटर बनाएगा ही। अगर बैंक हो और तुम अगर मेरे पास आके पैसा जमा कर रहे हो तो पैसा मेरा थोड़ी ना हो गया, पैसा तो तुम्हारा ही है। अगर कस्टमर अगर आके मेरे पास 1 लाख रुपए जमा कर रहा है तो अब क्रेडिटर बन गया 1 लाख से, वो कभी भी वो 1 लाख रुपए वापस लेगा, वो लेनदार बन गया मेरा। तो इसीलिए जब पैसा बैंक में जमा करते हो तो तुमको क्रेडिट करती है, क्रेडिटर बना देती है, और जैसे ही निकालते हो उसको डेबिट कर देती है अमाउंट, ठीक। तो इसलिए ये भी समझना कि क्यों बैंक और हमारे बुक्स में अपोजिट क्यों दिखता है, समझ में आ गया। तो चलिए अब डेट डालते हैं, 91,000 है, ध्यान से सब लोग देखिए, रंजीत ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, 32,000। यहाँ पे जो ध्यान से देखिए बैंक का बैलेंस कितना है, 91,000। और बैंक डेट यहाँ पे मैं डालूंगा कैसे, आप पहले बैंक स्टेटमेंट में देखिए, ये जो चेक नंबर है ना 656501,
ये हमारा बैंक से निकला है कब? 2 मई को, सॉरी आया है पैसा 2 मई को आया है 32,000 रुपये। और हमने देखो एंट्री कब रिकॉर्ड की है? 1 मई को चेक रिकॉर्ड की एंट्री की है 32,000 रुपये आने की। लेकिन बैंक में पैसा आया कब? 2 मई को। तो यहाँ पे मैं 2 मई डाल दूंगा। बैंक में रिकॉर्ड हुआ है 2 मई को, तो बैंक डेट डाल दूंगा 2 मई। जैसे मैं 2 मई लिखूंगा और इंटर मारूंगा, आप देखना नीचे बैलेंस में यहाँ पे क्या होता है। मैं इंटर कर रहा हूँ, ध्यान से नीचे देखिए कितना हो गया, 1,23,000। और यहाँ देखो बैलेंस एकदम सही जा रहा है। फिर क्या हुआ है, दीपक एड एजेंसी को ये नंबर का हमने चेक काट के दिया है। कब दिया है? 31 मई को। जरा देखिए, दीपक एड एजेंसी को हमने चेक काट के दिया है कितने का? ये 2 मई को दिया है चेक काट के। हमने कब चेक काट के दिया था? हमने मार्केटिंग एक्सपेंस किया था 2 मई को, हमने चेक काट के उसे दिया था, 2 मई को ही दे दिया था। लेकिन उसने बैंक से कब निकाला? 31 मई को। समझ रहे हैं सब लोग? तो यहाँ पे हम 31 मई डालेंगे डेट, इंटर करें। इंटर करते ही देखिएगा नीचे कितना आ रहा है, 55,000 घट गया ना। यहाँ देखो 68,000 है, एकदम इक्वल चल रहा है। फिर क्या हुआ है, फिर हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया 31 मई को 15,000 रुपये, ये चेक काट के। तो चेक नंबर देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? ये नीचे वाला चेक, ऊपर वाला चेक नहीं है, 3 नंबर का चेक है। चेक नंबर मिलाते रहा कीजिए। ये 2 नंबर किया, ये 3 नंबर किया, ये 2 नंबर चेक था और ये 3 नंबर चेक है। तो जो 3 नंबर चेक है वो 31 मई को कटा है। हमने भी 31 मई को ही काटा है। 31 मई को हमने भी एंट्री किया, बैंक ने भी 31 मई को ही किया, सेम डेट में दोनों लोग एंट्री किए। अब जैसे एंटर करेंगे, अब देखना नीचे कितना हो गया, 53,000। यहाँ देखो कितना हो गया, 53,000। अगला क्या है, बैंक से 31 मई को चार्जेस कटे 115 रुपये। उसकी मैंने कहीं एंट्री की 115 रुपये की? नहीं, हमें पता ही नहीं चला चार्जेस कटे। तो इतना हमने रिकनसाइल कर लिया है। रिकनसाइल कर लिया तो एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बैंक ने चार्जेस काटे ना, हमें तो आज पता चल रहा है, तो हम आज एंट्री कर लेते हैं 31 मई को। 31 मई को हम लोग एंट्री करेंगे, बैंक चार्जेस कटने की F5 करिए। बैंक चार्जेस का लेजर बनाइए, नहीं बनाए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कंट्रोल ए। बैंक चार्जेस कितना दिया? 115 रुपये। कहाँ से गया? मेरे बैंक से कट गया। सही है। क्या कटा है? बैंक चार्जेस। ऐसे लिख दीजिए, फेवरिंग नेम किसके नाम पे कटा है? HDFC निकाल लिया ना पैसा। ठीक है। अरे यार क्या दब रहा है। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो बैंक चार्जेस हमने दे दिया। अब फिर से जाते हैं रिकन्सिलिएशन में। अब मैं रिकन्सिलिएशन वहां से नहीं जा रहा हूँ बैलेंस शीट से, यहाँ सीधे बैंकिंग में आइए। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन का? किसका? HDFC बैंक ओपन करना है, सीधे देखिए रिकन्सिलिएशन में पहुंच गए। तो मैंने क्यों पहले वो तरीका नहीं बताया था? अगर मैं डायरेक्टली ये तरीका बता देता तो आपको शॉर्टकट नहीं पता चलता रिकन्सिलिएशन का, एल्ट के साथ आर। इसीलिए मैंने ये तरीका पहले नहीं बताया। और ये इस तरीके से जब आते हो बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ आपके शॉर्टकट की नहीं मांगता है। अब देखो यही 2 वाउचर है, यही 2 एंट्री है जिसका रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है, बाकी सब रिकन्साइल्ड हो चुका। अभी देखना, चेक कटा है, ये बैंक चार्ज कटा है कितना? 31 मई को। तो हम डेट डाल देंगे, बैंक डेट, बैंक चार्जेस वाला। बैंक चार्जेस है ना, क्या डेट है? 31 मई को। अब देखिए आ गया बैलेंस 52,885 आ गया, बराबर हो गया, तो रिकनसाइल हो गया। एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर से ओपन करिए। तो अब देखिए हमारे हिसाब से कितना है, 50,585 रुपीज़। लेकिन बैंक के अनुसार कितना है? 52,885 रुपीज़। ये तो क्लियर हो गया। हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दिखा रहा है, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड 2300। अब ये आपने डिफरेंस तो फिगर निकाल लिया, अब आपको ये भी पता करना है ये क्यों डिफरेंस आ रहा है। ऊपर देखो ना, क्लियर हो गया। कविता फर्नीचर से हमने फर्नीचर परचेज किया था, है ना।
हमने उसे चेक काट के दिया है ये, लेकिन वो अब कब दिया था, 2 मई को, लेकिन वो अभी तक बैंक से पैसा नहीं निकाला। मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला है। हमने उसको 2300 रुपीज़ का चेक काट के दे दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक से पैसा नहीं निकाला। इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 2300 का डिफरेंस है। अब ये नहीं जबरदस्ती आप इसको भी डेट डाल देंगे, जब कटेगा तो हम डेट डालेंगे बैंक का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रिकन्सिलिएशन। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस भी पता चल गया और रीजन ऑफ डिफरेंस भी पता चल गया। दिस इज कॉल्ड रिकन्सिलिएशन। तो मेरे ख्याल से रिकन्सिलिएशन सब लोगों को क्लियर हो गया। तो रिकन्सिलिएशन 2 तरीके से जा सकते हैं, एक तो बैलेंस शीट से जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक पे एंटर करिए, इस पे एंटर करिए, बैंक का लेजर ओपन कर लीजिए, कब से कब तक का Alt F2 करके पीरियड चेंज कर लीजिए, और फिर इसके बाद क्या करना है, Alt R रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अब अगर मुझे रिकनसाइल्ड वाउचर देखना है, जो मैंने रिकनसाइल्ड कर रखा है उसके भी वाउचर्स को देखना है, तो मुझे क्या प्रेस करना है, हाँ, बेसिस ऑफ वैल्यू इंक्लूड रिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन भी देखना है। यस करिए, यस करके बाहर आ जाइए। तो देखिए जितने भी मैंने डेट डाले ना, बैंक डेट वाले भी एंट्रीज अब दिख जाएंगे। थोड़ा सा प्राइम में थोड़ा तरीका अलग है, और पहले ERP9 में क्या हुआ करता था, F12 दबाते थे, वहाँ पे आता था शो रिकनसाइल्ड वाउचर, यस कर देते थे। और यहाँ पे क्या बेसिस ऑफ वैल्यू पे आ गया। सवाल उठता है सर प्रिंट कैसे निकालते हैं, तो रिकन्सिलिएशन का प्रिंट जरा देखिएगा। जैसे मैनुअल हम लोग नहीं बनाते थे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या और टू लास्ट में ऐड लेस करने के बाद आता था, वैसे ही कुछ आएगा। ठीक, अब यहाँ पे अल्ट के साथ P, करेंट ट्रांजेक्शन, प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, बैलेंस एज पर बैंक है ना, और बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड कितना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2300 रुपीज़ है ना। और अगर आप पूरा चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा, Alt B वैल्यू बेसिस, सॉरी कंट्रोल B है, ये निकाल लीजिए। अब Alt के साथ P दबाइए, करेंट प्रिंट, प्रीव्यू, Alt Z, ये आपका रिकन्सिलिएशन हो गया। ठीक है ना, हमारा बैलेंस कितने से स्टार्ट हुआ था, 50,855 हमारे, ये सर बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स आ रहा है 50,885 रुपये। ये रिकनसाइल कितना हुआ है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकनसाइल हुआ है। ठीक, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्या हो, देखो बैंक डेट डाला है ना, किसका बैंक डेट नहीं डाला है, इसका, जिसका बैंक डेट नहीं डाला है वही डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन भी प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कोई चीज़ आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ से नो कर सकते हैं, रिमार्क नहीं चाहिए नो कर सकते हैं। इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजेक्शन देखना है, अनरिकनसाइल्ड भी देखना है, बाकी जो भी हेडिंग वेडिंग डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको इसमें कोई चीज़ और नहीं दिख रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो मोर, बाकी यहाँ पे और चीज़ें यस नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ, बाहर आ जाइए, Alt Z से जूम। तो जो भी इंफॉर्मेशन लाना है ले जाना है वो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मतलब प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या बोल रहे थे आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 तो हो गया ना, यही तो रिकनसाइल किया। 11 में कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लो, बैलेंस शीट चेक कर लो, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट चेक कर लो, जो कि हम लोगों ने कल क्या कर लिया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा देता हूँ आफ्टर क्वेश्चन क्या आएगा। फाइनली नेट लॉस आएगा 67,290 का। बैलेंस शीट का टोटल मैं दिखा दे रहा हूँ, 3,61,710 आएगा। तो ये आप मैच करा लीजिएगा आफ्टर क्वेश्चन। क्या चीज़, अरे अप्रोप्रिएट पाथ मतलब होता है ये सारी चीज़ें जाके देखिए, जो रास्ता है, पाथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है ना, अब कॉस्ट सेंटर कहाँ दिखता है, कॉस्ट सेंटर आपको पता है कहाँ पे देखोगे आप लोग, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ से देख सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या कल बताया था, गो टू में जाइए,
गो टू से भी आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इवन कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का देखना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपको बैंक रिकन्सिलिएशन क्लियर हो गया। बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन में कॉस्ट सेंटर को डिसेबल करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर डिसेबल करना भी आ गया, वरना हर जगह आपसे कॉस्ट सेंटर मांगता रहेगा, आपको कॉस्ट सेंटर दिखाना पड़ जाएगा। उससे अच्छा आप क्या करिए, आप लेज़र में जाइए और वहाँ पे एल्ट आई प्रेस करिए, एल्ट आई या कंट्रोल आई है जो भी है, आप वहाँ से जा करके क्या करिए, आप कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को नो कर दीजिए, बस दैट्स इट। सो अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।